ध्यान दें, अगला जो नियम है वह क्या है हमारा, यदि उद उपसर्ग के बाद, दोस्तों बहुत अच्छा नियम आ रहा है, यदि उद उपसर्ग के बाद दंते सकार का योग हो, कौन से सकार का योग हो, दंते सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंते सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंते सकार का योग होता है तो इस दंते सकार का लोप हो जाएगा। पहला नियम आ रहा है ऐसा आपके सामने। अब मैं दो तीन नियम ऐसे बताऊंगा जिसमें लोप की चर्चा की जाएगी। यह आपके लिए फिर से वही शब्द जो मैंने आरंभ में 4 पारिभाषिक शब्द बताए थे। संधि को जब हम पढ़ना आरंभ किए थे उस समय मैंने 4 पारिभाषिक शब्दों की चर्चा की थी मित्रों। 4 पारिभाषिक शब्द कौन कौन से? एक हमारे पास आया था आदेश, एक हमारे पास आया था दोस्तों कौन सा? आगम, एक हम जाने थे कौन सा? लोप, और एक जो शब्द जिसका हमने परिचय प्राप्त किया था वह था कौन सा? प्रकृति भाव। वह कौन सा था दोस्तों? प्रकृति भाव। ये इस प्रकार से 4 संधि के नियमों में लिखे जाने वाले पारिभाषिक शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। क्या? किसी वर्ण को बदलो, अर्थात वर्ण को बदलकर दूसरा लिख रहे हैं। वर्ण को बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? आदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आदेश कहलाता है। यदि किसी वर्ण के स्थान पर नया वर्ण लिख रहे हैं, यदि किसी वर्ण के स्थान पर नया वर्ण लिख रहे हैं तो ऐसा करना कहलाता है दोस्तों क्या? आगम। क्या कहलाता है? आगम। यदि किसी वर्ण को, किसी लिखे हुए वर्ण को हटा रहे हो तो हटाना क्या कहलाता है दोस्तों? लोप कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। किसी वर्ण को रिमूव कर देना, किसी वर्ण को गायब कर देना, किसी वर्ण को हटा देना, किसी वर्ण को मिटा देना क्या कहलाता है? लुप्त कर देना लोप कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। आगे जो बात आती है क्या? प्रकृति भाव। क्या आती है दोस्तों? प्रकृति भाव। जब हम उपरोक्त तीनों बदलाव नहीं करें, न आदेश हो, न आगम हो और न लोप हो, न आदेश हो, न आगम हो और न लोप हो, जब आप ये तीनों ही प्रकार के कोई बदलाव नहीं करते मित्रों तो वहां होगा प्रकृति भाव। केवल एक नियम वापस से बता रहा हूं, प्रकृति भाव केवल एक जगह काम में आएगा, विसर्ग संधि में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हम बात करते हैं लोप से संबंधित आगे वाले 3 नियम लगातार इसी के बताऊंगा आपको। ध्यान दीजिएगा नियम क्या है। अब आता हूं मैं अपने बिंदु पे। क्या नियम है मित्रों कि यदि उद उपसर्ग, ये क्या है मित्रों? उपसर्ग है। उद क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग होता है। उद क्या होता है? उपसर्ग। जो संस्कृत के या मूल भाषा के जो 22 उपसर्ग पढ़ा करते हैं हिंदी में, उनमें से एक यह भी है कि यदि उद उपसर्ग के बाद, यदि उद उपसर्ग के बाद, ये कौन सा से है दोस्तों? दंत्य। ये नाम मैं इतनी बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको देख देख के ही याद हो जाएं, इनको आप अलग से रटने न जाओ, इन नामों को आपको अलग से रटने की आवश्यकता ही न पड़े। ये नाम आपको देख देख करके मेरे मुख से उच्चारित रूप में सुन सुन के ही आपको याद हो जाएंगे कि दंत्य सकार क्या होता है, तालव्य शकार क्या होता है, मूर्धन्य शकार क्या होता है, दंत्य सकार क्या होता है। इन तीनों की बात कर रहे हैं हम क्योंकि विसर्ग संधि में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं ये विसर्ग संधि में, जो चंद समय में आपके सामने रखने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो इस दंत्य सकार का तो हम क्या कर देंगे दोस्तों? लोप कर देंगे, और इस उद के स्थान पर, और इस उद के स्थान पर उत लिखा जाएगा दोस्तों। क्या लिखा जाएगा? उत लिखा जाएगा। फिर से ऐसा नियम, फिर से ऐसा नियम जो आपके दिमाग में उहापोह मचा देगा, बिल्कुल उठा पटक मचा देगा। क्या? कि इस नियम में बदलाव दोनों तरफ हो रहा है, बदलाव योग के चिन्ह के दोनों तरफ हो रहा है। ध्यान देना दोस्तों, नियम क्या है? यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो दंत्य सकार का लोप हो जाता है, दंत्य सकार का लोप हो जाता है, और उद के स्थान पर, और उद के स्थान पर दोस्तों उत आदेश हो जाएगा। उद के स्थान पर उत आदेश हो जाएगा। कब? जब उद उपसर्ग के बाद में क्या हो? दंत्य सकार का योग हो। अब आपके सामने मैं इसके उदाहरण के रूप में 2-3 शब्द लिख रहा हूं, देखना। एक शब्द आता है मित्रों उत्थित। एक शब्द क्या आता है दोस्तों? उत्थित। एक शब्द आता है क्या? उत्थान। बिल्कुल, इसका विलोम पूछा गया है, पतन। इसका विलोम पूछा गया है। उत्थान का विलोम क्या होता है मित्रों? पतन होता है, पतन। और एक और शब्द आता है दोस्तों, बिल्कुल एक और शब्द आता है दोस्तों, क्या? उत्थापना।
एक क्या आता है दोस्तों, उत्थापना। वापस से समझिए, तीन शब्द हैं हमारे पास, एक तो है उत्थित, एक है उत्थान और एक है क्या, उत्थापना। एक क्या है दोस्तों, उत्थापना। इनका संधि विच्छेद क्या होगा, इनका संधि विच्छेद क्या होगा। अब समझो इसको, देखिए उत्थित जो शब्द होता है इसमें क्या है, उत और थित लिखा हुआ दिख रहा है और हमें पता है उत किसका बनता है दोस्तों, उद के स्थान पर। तो हम विच्छेद में वापस से उत के स्थान पर क्या लिखेंगे, उद लिखेंगे दोस्तों। क्या लिख देंगे, उद लिख देंगे। और हमें पता है कि उद का उत कब बनता है, जब आप दंत्य सकार का लोप करते हैं। और ये दंत्य सकार कहाँ होगा, ये दंत्य सकार कहाँ होगा, आगे वाले पद के या दूसरे वाले पद के प्रथम वर्ण के रूप में। अब दूसरे वाले पद का प्रथम वर्ण क्या है, दंत्य सकार। और यहां पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, थी और तय, अर्थात इस शब्द का संधि विच्छेद होता है मित्रों। ये ऐसे शब्द हैं बिल्कुल एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। ये वे शब्द हैं तो मूल व्याकरण के नियमों में से चलते आए थे। वर्तमान में इनका प्रचलन कम होता है, लेकिन परीक्षा में इनका प्रचलन ज़्यादा होता है। ये वे नियम हैं, ये वे उदाहरण शब्द हैं मित्रों, जिनका हर जगह उल्लेख नहीं मिलता, केवल पेपरों में मिलता है। और यही वजह होती है कि हम इनसे अपरिचित रह जाते हैं, अछूते रह जाते हैं। और अछूती और अनछुई बात को जब हमारे सामने पहली बार रखा जाता है तो सही के चांस कम और गलत होने के बिल्कुल गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं मित्रों। तो उत्थित का संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धन स्थित। क्या होगा दोस्तों, उद्धन स्थित होगा। इस उत्थान का क्या होगा दोस्तों, उद्धन स्थान, उद्योग स्थान। और उत्थापना का क्या होगा दोस्तों, उद्योग स्थापना, उद्योग स्थापना। अब मैं इन तीनों शब्दों के बारे में बता रहा हूं। देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम। यहां पर क्या है, उद उपसर्ग है, देखो उद उपसर्ग है। उसके बाद में यहां पर देखो, अगर इस से को अगर आप हलंत लिख देते हैं या स्वर रहित अलग लिख देते हैं तो इसमें जुड़ा हुआ क्या है मित्रों, थे और थे में जुड़ी हुई लघु ई की मात्रा ये अलग लिख दी जाएंगी। क्यों, क्योंकि मुझे प्रथम पद और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण अलग अलग चाहिए था। इसके बाद जो बात आती है दोस्तों, इसके बाद जो बात आती है वह आती है क्या, उद्योग स्थान की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उद, और उसके बाद में क्या है, से, और से के बाद में क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, थान। क्या जुड़ा हुआ है, थान। यहाँ भी देखिए उद और उद के बाद में क्या जुड़ा हुआ है, दंत्य सकार, और उसके बाद में क्या है दोस्तों, थापना। क्या जुड़ा हुआ है, थापना। अब नियम पे आओ, अब नियम पे आओ। नियम हमारा क्या कह रहा है, नियम हमारा क्या कह रहा है मित्रों, नियम है क्या कि यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो हमें इस दंत्य सकार का तो क्या करना है दोस्तों, लोप करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, लोप करना होगा। दंत्य सकार का क्या करना होगा, लोप करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, लोप करना होगा। अब जैसे ही आप इस दंत्य सकार का लोप कर देते हैं तो पहला जो उद है वो किस में बदल जाएगा, उत में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, उत में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, उत में बदल जाता है। और आगे क्या बचा हुआ है, थित। आगे क्या बचा हुआ है दोस्तों, थित बचा हुआ है। यहाँ भी आगे क्या बचा हुआ है मित्रों, यहाँ भी क्या बचा हुआ है, थान बचा हुआ है। और यहाँ पर भी क्या बचा हुआ है आगे दोस्तों, थापना। क्या बचा हुआ है दोस्तों, थापना। अब यह बात आप स्वयं समझ चुके होंगे कि उत प्लस थित को जोड़कर क्या लिखेंगे, उ, और तय आधा है, खड़ी पाई का तय आधा, उसके आगे जोड़ना है थे, थे में छोटी की मात्रा और तित, अर्थात ये उत्थित से वापस से मैंने उत्थित प्राप्त किया। ऐसे इनको जोड़ेंगे, देखो उ आधा तय, उसके बाद में था और न, उत्थान। ऐसे इसको भी जोड़कर देख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उ, उसके बाद में तय आधा है, उसके बाद में था, और उसके बाद में क्या है, पे और ना, अर्थात उत्थापना का उत्थापना बन जाएगा। बिल्कुल मित्रों, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे नियम हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हाँ बिल्कुल बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये तीन उदाहरण हैं। अगर इस नियम की चर्चा की जाएगी तो आपको तीन में से कोई एक शब्द परीक्षा के पेपर में मिल जाएगा दोस्तों। नियम क्या है, पुनः दोहरान कर देता हूँ। नियम क्या है दोस्तों, इसका मैं पुनः दोहरान कर देता हूँ। नियम सुनिए कि यदि उद उपसर्ग के बाद, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो तो दंत्य सकार का दोस्तों लोप हो जाता है तथा उद के स्थान पर उत में
आदेश कर देंगे या उद के स्थान पर उत आदेश हो जाएगा। इसके उदाहरण भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं दोस्तों। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। अब आगे मैं दो नियमों की चर्चा करने वाला हूं, और वो दो नियम कौन कौन से हैं। एक तो है दोस्तों निर, और एक है कौन सा, दुर। ध्यान से समझना, यहां से मैं आपको बहुत ही अलग बात बताऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। ये दोनों के दोनों नियम, इन दोनों नियमों से संबंधित चर्चा मैं विसर्ग संधि में भी करूंगा। इन दोनों शब्दों से संबंधित जो उदाहरण आएंगे उनका जिक्र मैं विसर्ग संधि में भी करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको केवल व्यंजन संधि में इन्हें समझना है कि व्यंजन संधि में निर और दुर का क्या मामला है। सबसे पहली बात इन शब्दों से रिलेटेड ही है, क्या, ये दोनों के दोनों ही निर और दुर, निर और दुर ये दोनों के दोनों ही दोस्तों क्या हैं, ये दोनों ही हैं उपसर्ग। ये दोनों ही क्या हैं दोस्तों, उपसर्ग हैं। निर भी एक मूल भाषा का उपसर्ग है और दुर भी एक मूल भाषा का उपसर्ग है। आपने सुना भी होगा निस निर दुस दुर। इसका मतलब निर और दुर उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उपसर्ग होते हैं। और नियम क्या है, नियम इन दोनों से संबंधित दो नियम बनेंगे। एक तो होगा क्या कि निर उपसर्ग के बाद में योग किसका है, रैवर्ण का। किसका योग करना है, पुनः से रैवर्ण का योग करना है। ध्यान से समझना, यहां पर भी दुर उपसर्ग के बाद, यहां भी दुर उपसर्ग के बाद योग किसका करना है, रैवर्ण का योग करना है। इन दोनों नियमों को एक साथ बोर्ड पे आपके सामने लिखने का वजह यही है। क्या लिखने की क्या वजह है, सुनिए। इन दोनों में जैसे हमने एक उपसर्ग से संबंधित नियम पहले भी चर्चा में लिया था, कौन सा, सम उपसर्ग और परि उपसर्ग। उसके बाद दूसरा जो पद था वो दोनों में क्री धातु वाला था, याद आ रहा है मित्रों। दोनों में कौन सा लिया था हमने, क्री धातु वाला लिया था। अर्थात दोनों में जो प्रत्यय था या दोनों में जो द्वितीय पद का पहला वर्ण था वह समान था। वही बात यहां भी आ रही है, क्या कि एक तो निरुपसर्ग के बाद में रैवर्ण का योग होगा और एक दुरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग होगा। बदलाव क्या होता है, महत्वपूर्ण बात यह है, यह सुनिए। जब निरुपसर्ग के बाद और जब दुरुपसर्ग के बाद, जब निरुपसर्ग के बाद और दुरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, रैवर्ण का योग हो, तो विकार क्या होंगे, बदलाव क्या होंगे, बदलाव क्या होंगे, वे सुनने हैं मित्रों। ध्यान देना, नियम है मेरा कि यदि निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, आप बताएंगे मुझे प्रथम रे कौन होगा। प्रथम रे मित्रों बताना जरा, क्या यही होगा। नियम क्या है, नियम है हमारा कि यदि निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, नियम है यदि निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग हो, तो इस प्रथम रे का क्या हो जाता है मित्रों, लोप हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है यहाँ पे। यदि निरुपसर्ग के बाद पुनः रैवर्ण का योग होता है, निरुपसर्ग के बाद पुनः रैवर्ण का योग होता है, तो प्रथम रे का क्या हो जाता है मित्रों, लोप हो जाता है। प्रथम रे का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इसके ठीक पहले वाला वर्ण, ये महत्वपूर्ण बात है, और इसके ठीक पहले, बहुत हटके बात बता रहा हूं आपको, बहुत हटके बात बता रहा हूं। केवल सैघोष के, तय दे के और चे आगम के यही नियम हमें हर किताब में मिलते हैं। ये छोटे छोटे नियम हैं जिनकी हमें चर्चा ही नहीं मिलती, और यहाँ से आपके उपसर्ग में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मैं उदाहरण दूंगा, तब आपके दिमाग में से केवल ए और केवल हाँ का प्रत्युत्तर आएगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। आप धैर्य से आराम से इसको समझें। क्या कि यदि निरुपसर्ग के बाद रैवर्ण का योग होता है तो पहले रे का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और इसके ठीक पहले वाला जो वर्ण है, अर्थात जो ये नी है, ये नी दीर्घादेश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घादेश हो जाता है, अर्थात ये दीर्घ में बदल जाएगा। अब हमें पता है कि न पे जो ई की मात्रा जुड़ी हुई है, न पे जो ये ई स्वर जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये कौन सा है, लघु है। ये कौन सा है, लघु है। किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। अर्थात यह नी अपने ही स्थान पर, यह नी अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगी दोस्तों, दीर्घ में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी दोस्तों, दीर्घ में बदल जाएगी। इस रे का हमने क्या कर लिया है, लोप कर लिया है। तो योग के चिन्ह के बाद आगे वाला रे आ जाएगा, अर्थात परिवर्तित रूप क्या बनेगा, नीर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, नीर बनेगा। क्या बनेगा, नीर बनेगा। यह बात आपके समझ में आई। पुनः दोहरा रहा हूं, पूरी बात ध्यान से सुनना। नियम है
निरुपसर्ग के बाद यदि रे वर्ण का योग हो, निरुपसर्ग के बाद यदि रे वर्ण का योग हो तो प्रथम रे का लोप हो जाता है, अर्थात जो उपसर्ग में जो आधा रे आता है उसका लोप हो जाएगा और इसके ठीक पहले वाला वर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। इसके ठीक पहले वाला वर्ण दोस्तों क्या हो जाता है? दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश का मतलब बड़ी मात्रा में बदल जाएगा। न पे जो छोटी ई की मात्रा थी वो बड़ी ई में बदल जाती है। इस रे का हमने लोप कर दिया तो हम यह वाला रे पुनः लिख देंगे। यही बात इधर भी लागू हो जाती है। क्या कि यदि दुरुपसर्ग के बाद, यदि दुरुपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग हो, यदि दुरुपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग हो तो प्रथम रे का मित्रों क्या करना है? हमें लोप कर देना है। प्रथम रे का हमने जैसे यहाँ लोप किया वही बात यहाँ भी लागू हो जाएगी और पहले वाला वर्ण क्या होगा दोस्तों? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अर्थात द में जुड़ा हुआ छोटा ऊ किस में बदल जाएगा दोस्तों? दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। इस रे का हमने लोप कर दिया, यहाँ वापस से रे आ जाएगा, अर्थात रूप क्या बन जाएगा? दूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? दूर बन जाएगा। ये दोनों चीजें समझ में आई अच्छे से? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके नियम की बात करते हैं। अब नियम क्या है वो सुने। नियम क्या है दोस्तों? उसकी बात कर रहा हूं मैं। नियम क्या है दोस्तों? उसकी बात कर रहे हैं हम। नियम होगा हमारा क्या? जो भी नियम नंबर आपके 21 हैं, क्या कि यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग हो, यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग हो, यदि निरुपसर्ग के बाद रे वर्ण का योग हो तो प्रथम रे का लोप हो जाता है। तो प्रथम रे का क्या हो जाता है दोस्तों? लोप हो जाता है तथा यह नी दीर्घादेश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? दीर्घादेश हो जाता है, अर्थात ये दीर्घ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। अब बदलाव कैसे होता है इसको एक उदाहरण से समझेंगे। बिल्कुल उदाहरण ले रहा हूं। शब्द आता है दोस्तों नीरस। शब्द क्या आता है दोस्तों? नीरस आता है। शब्द क्या आता है दोस्तों? नीरस आता है। नीरस का संधि विच्छेद क्या होगा? हमें पता है नीर कैसे बना। हमें पता है नीर कैसे बना। नीर बनता है निर प्लस रे से। नीर कैसे बनता है? निर के साथ में रे जुड़ता है तब नीर बनता है। देखो कैसे बन रहा है, हम बात करते हैं इसमें। इसका संधि विच्छेद होगा निर योग रस। निर उपसर्ग होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों के बिना या रहित। निरुपसर्ग जो होता है उसका मतलब होता है के बिना या रहित। निरुपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? के बिना, या आप कह सकते हो रहित। और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ जूस नहीं होता मित्रों, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद। अर्थात ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई हाँ बिल्कुल, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो पेय पदार्थ हो, चाहे वो दृश्य चीज कोई हो, या चाहे कोई श्रव्य सामग्री हो, हमें यदि आनंद प्रदान नहीं कर रही तो हम उसको कहते हैं नीरस। क्या कहते हैं? नीरस। जैसे हम कई बार कहते हैं बहुत ज़्यादा बोरिंग है ये तो, अर्थात यह हमें आनंदित नहीं कर रहा। इससे हम जिस आनंद की अपेक्षा करते हैं वह आनंद हमें नहीं प्राप्त हो रहा। मित्रों, आपको लगातार जैसे हिंदी में रस आ रहा है, लेकिन यदि हिंदी समझ में नहीं आती तो आप ही कह देते कि सर नीरस हो गई, अर्थात कक्षा में आनंद नहीं आ रहा। बिल्कुल लगातार इस आनंद को प्राप्त करना है मित्रों हमें। और ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, हाँ टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की अन्य जानकारियां भी मिलती रहें, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इनके नोट्स में बहुत बार आपको जो उदाहरण होते हैं बोर्ड पर से लिखे हुए हूबहू मिल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है विस्तृत सामग्री या जो मैं मुख से उच्चारित करता हूं वो सारे नियम तो बोर्ड पे उल्लेखित किए नहीं जा सकते, इसलिए वो चीज़ें नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ई बुक के रूप में आपको, प्रश्न बैंक के रूप में आपके सामने वो सामग्री रखी जाएगी। तो आप ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो वो सब चीज़ें आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो जो हमारा शब्द है कौन सा? नीरस शब्द। इस नीरस शब्द का जो संधि विच्छेद किया दोस्तों वह क्या किया? निर्धन रस। अब हमें पता चल चुका है, इस पद को एक बार मैं पूरा तोड़ के लिखूं तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, नी योग रे और उसके बाद में है रे और उसके बाद में क्या है? से। मैंने प्रथम पद का यहाँ पर शाब्दिक विच्छेद कर लिया और मैंने दूसरे पद का भी यहाँ पर शाब्दिक विच्छेद कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण चाहिए था। अब हमें पता है क्या?
अब हमें यह पता है कि योग हो रहा है निरुपसर्ग के बाद में किसका, रेवर्ण का। योग हो रहा है दोस्तों निरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का, तो इस प्रथम रे का हमें क्या करना है दोस्तों, लोप कर देना है। क्या करना है मित्रों, लोप कर देना है। निरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का योग हो तो पहले वाले रे का लोप कर देंगे और नी को क्या कर देंगे दोस्तों, दीर्घादेश, अर्थात यह जो न पे जुड़ा हुआ ईश्वर है वह दीर्घ में बदल जाएगा। और आगे क्या बचा हुआ है दोस्तों, रे बचा हुआ है, उसके बाद क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, से जुड़ा हुआ है, अर्थात सभी को जोड़ करके हम क्या लिखेंगे, नीरस लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, नीरस लिख देंगे। मेरा कहने का आशय यह हुआ कि यदि निरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का योग होता है तो प्रथम रे का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रथम रे का लोप हो जाता है। और उसके बाद हम बदलाव करते हैं। जो पहले वाला वर्ण में जुड़ा हुआ स्वर है, अर्थात रे के ठीक पहले वाले वर्ण में जो जुड़ी हुई मात्रा थी वह दीर्घ में बदल गई। और उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों, एक शब्द आता है निरोग, एक शब्द आता है दोस्तों क्या, निरोग। हम गलती यह करते हैं कि निरोग में हम नी को छोटा लिख देते हैं, हम निरोग में नी को छोटा लिखते हैं, जो वृत्ति की दृष्टि से अशुद्ध है। मित्रों ध्यान देना, निरोग का संधि विच्छेद जो होता है दोस्तों, निरोग का जो संधि विच्छेद होता है दोस्तों वह क्या होता है, निरोग का यदि आपको संधि विच्छेद पूछा जाए तो इसका संधि विच्छेद होता है मित्रों निर्योग रोग, अर्थात निर प्लस रोग, अर्थात जो रोग रहित है, जो रोग के बिना है उसे कहते हैं निरोग कहते हैं। अन्य उदाहरणों की बात करें, जैसे निर्धन रज बराबर नीरज, निर्धन रज बराबर क्या होता है, नीरज होता है। बिल्कुल, निर्धन रव बराबर होता है नीरव, क्या होता है दोस्तों, नीरव होता है। निर्धन रंध्र बराबर होता है निरंध्र, क्या होता है दोस्तों, निरंध्र होता है। इस प्रकार से हमें पता चला क्या कि निरुपसर्ग के बाद यदि रेवर्ण का योग हो, निरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का योग हो तो प्रथम रे का क्या हो जाता है मित्रों, लोप हो जाता है। प्रथम रे का क्या हो जाता है मित्रों, लोप हो जाता है। यहां तक की बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आई तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम अगले नियम पर चर्चा कर सकें जो दुरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का है। बिल्कुल, अब हम आगे की बात करेंगे। ध्यान दे एक बार वापस से, क्या हमने अभी अभी जाना है, क्या जाना है कि यदि निरुपसर्ग के बाद और दुरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का योग हो तो प्रथम रे का लोप हो जाएगा। और यहां पर भी लघु ऊ किस में बदल जाता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में बदल जाता है, दीर्घ ऊ में बदल जाता है। जो देखिए कैसे बदलता है। अब हम बात करते हैं, यह हमारा जो नियम होगा यह 22वें नंबर का नियम होगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, नियम क्या है कि यदि दुरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का लोप होता है, यदि दुरुपसर्ग के बाद रेवर्ण का लोप होता है तो वही यहाँ करेंगे बदलाव। कौन सा, इस रेवर्ण का हमें लोप कर देना है, अर्थात इस रेवर्ण का तो हमें क्या करना है मित्रों, लोप कर देना है। और यहाँ पर ये दे और जो ऊ है, अर्थात दे और ऊ वर्ण जो है इसका क्या करना है दोस्तों, दीर्घ आदेश करना है। इसको क्या करना है, दीर्घ आदेश करना है दोस्तों यहाँ पर, अर्थात इसको दीर्घ में बदल देंगे। और दीर्घ में बदल देंगे तो यह बदल जाएगा दीर्घ ऊ में। किस में बदल जाएगा, दीर्घ ऊ में, या मैं कहूं दीर्घ दू में बदल जाएगा। जो दू है वो दू बन जाएगा, दू है जो दू बन जाएगा और इस रे का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। इस नियम के अनुसार उदाहरण की बात कर रहा हूं, इस नियम के अनुसार मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं। जैसे मैं शब्द लिखूं क्या, दू राजा, शब्द क्या है दोस्तों, दू राजा। हमें पता है बड़ा या दीर्घ ऊ कब आया, जब हमने रेवर्ण का लोप किया है, दुरुपसर्ग के रेवर्ण का लोप किया है और आगे रेवर्ण का योग हो रहा है। तो हमें यह तो पता चल चुका कि इस शब्द में अगला पद राजा है, क्योंकि रेवर्ण से शुरू हो रहा है। तो पहला पद क्या हो जाएगा, जब बड़ा दू बनाना हो तो ऊ की मात्रा को दीर्घ करने से पहले हमने क्या किया है, रे का लोप किया है और छोटा ऊ बनाया है। वापस से इसका विच्छेद लिखेंगे तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, दुर्धन राजा। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, दुर्धन राजा। यहां ध्यान देने वाली बात है मित्रों, बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है क्या कि दुर्धन राजा, दुर का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, बुरा, जो अच्छा नहीं है, गलत, जो सही नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, दुरुपसर्ग से संबोधित कर सकते हैं। अब बात आती है क्या कि इसका आगे क्या बदलाव होगा, इसका विकार कैसे होगा। तो मुझे क्या चाहिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकालना है ताकि मैं लोप कर सकूं।
तो इसका टुकड़ा क्या हो गया, दू, उसके बाद में है रे, और इधर क्या लिखा हुआ है, रा और जा। देखिए दुर उपसर्ग के बाद रेवर्ण आ रहा है, तो इस पहले वाले रे का तो हमें क्या करना है दोस्तों, लोप कर देना है। पहले वाले रे का तो हमें क्या कर लेना होगा, लोप करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, लोप कर देना है। और यह दो जो लघु ऊ है इसको दीर्घ ऊ में बदल देंगे, अर्थात यह दू बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, दू बन जाएगा, अर्थात बड़े ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा दोस्तों, बड़े ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। यह चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमने क्या किया है, रे वर्ण का लोप कर दिया, तो आगे आने वाला पद हूबहू लिख दिया जाएगा, रा और जा। रा और जा सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो मित्रों क्या आएगा, देखिए दू, और उसके बाद में क्या जोड़ना है, राजा जोड़ना है। उसके बाद में क्या जोड़ना है, राजा जोड़ना है। यहां तक की बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या, कि दुर उपसर्ग के बाद यदि रेवर्ण का योग हो, मैं बार बार नियम बोल रहा हूं, आराम से सुन सकते हैं आप, इस चीज को समझ सकते हैं आराम से, कि यदि दुर उपसर्ग के बाद रेवर्ण का योग हो, यदि दुर उपसर्ग के बाद रेवर्ण का योग हो, तो पहले वाले रे का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और जो लघु ऊ है वह दीर्घादेश हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा दोस्तों, दीर्घादेश हो जाता है। यहां तक की बात आपके समझ में आ चुकी है दोस्तों। अन्य उदाहरण की बात और करते हैं। जैसे आपको शब्द दे दिया जाए क्या, दूरव, शब्द क्या दे दिया जाए, दूरव दे दिया जाए। शब्द दे दिया जाए क्या, दूराज दे दिया जाए। शब्द दे दिया जाए दोस्तों क्या, दूरस दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, दूरस दे दिया जाए। बिल्कुल इस प्रकार के शब्द आते हैं। दुरासा नहीं आएगा दोस्तों, दुरासा इसमें नहीं आएगा। दुरासा विसर्ग संधि का उदाहरण है, दुरासा विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसका संधि विच्छेद होता है दू है धन आसा। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि उसमें दूसरे पद का पहला वर्ण आ होता है, और यहां पर क्या होना चाहिए, रे, अर्थात इसका विच्छेद होता है क्या, दू है योग आशा। दुरासा शब्द जो हम विसर्ग संधि में पढ़ने वाले हैं, दुरासा जो शब्द हम विसर्ग संधि में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इसका संधि विच्छेद होगा दू है धन आशा। दू है धन आशा रुत्व विसर्ग संधि या विसर्ग की सैघोष संधि में इसको बताऊंगा। आज ही हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। बस चंद मिनट के बाद हम इसी नियम पे पहुंच जाएंगे। पहले एक बार आपको केवल इतना ध्यान रखना है क्या, कि यदि दुर उपसर्ग के बाद रेवर्ण का योग हो तो पहले रे का लोप हो जाता है, और ठीक पहला वर्ण अर्थात रेवर्ण से ठीक पहला वर्ण दीर्घादेश हो जाएगा। और कैसे होगा यह आपके सामने मैंने उल्लेखित किया है। बहुत अच्छे से इस बात को जाना है मित्रों। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब बात जो आती है वह सुनिए। पहले तो मैं ये कह रहा हूं आपको क्या, कि व्यंजन संधि के जो मुख्य नियम थे, व्यंजन संधि के जो मूल विकार के जो नियम थे दोस्तों, वे 22 नियमों में हमने समाहित कर लिए हैं। लेकिन अभी व्यंजन संधि पूरी नहीं हुई है। दोस्तों। अभी व्यंजन संधि में हमें बहुत कुछ जानना है। अभी हमें व्यंजन संधि में 2-3 चीजें और पढ़नी है। वो मुख्य नियम नहीं है, वहां से नियम के अकॉर्डिंग कोई उदाहरण नहीं आता, लेकिन वो व्यंजन संधि के बदलाव हैं, उन्हें हम जानेंगे, उनसे हमें भली भांति परिचित होना है। और जो अब आगे वाले 2 नियमों की मैं चर्चा करने वाला हूं, वो दोनों के दोनों नियम इस नैवर्ण से संबंधित होंगे। बिल्कुल आपके दिमाग में हलचल तो तब मचेगी जब मैं आज फिर से कहूंगा कि याद करिए वो ऐतिहासिक पल जब हमने रामायण शब्द का संधि विच्छेद 3 प्रकार से किया था। बिल्कुल दोस्तों, आज वह चीज आपके सामने आने वाली है कि न का अण क्यों बनता है, इस नियम से जानेंगे। आज इसके हम बहुत उदाहरण लेंगे, इस नियम को बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। अब तक हमें केवल ये सुनने को मिलता है कि न का अण बन जाता है, आज हमें उस कारण का भी पता चलने वाला है कि न का अण क्यों बनता है। तो आते हैं हमारे नियम पे। नियम क्या है सुनिए मित्रों। नियम क्या है ध्यान से समझना। ये नियम नंबर आप इसको 23 कह सकते हैं। व्यंजन संधि का सेकंड लास्ट नियम हो गया ये। इसके ठीक बाद एक नियम और पढ़ेंगे, फिर आपके व्यंजन संधि के सभी नियमों की चर्चा मैं कर चुका होऊंगा। बिल्कुल ध्यान से समझो इस चीज को, ध्यान से समझिए। नियम क्या है मित्रों, कि यदि किसी शब्द में क्या लिखा हुआ है, न, ध्यान से समझना, एक एक बात पे गौर करना। यहां पर कोई योग का चिन्ह का नियम नहीं आएगा, यहां पर कोई योग का चिन्ह का महत्व नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उस बात को सुनना। यदि शब्द में क्या लिखा हुआ हो, न, और इससे ठीक पहले
इससे ठीक पहले जो बचा हुआ शब्द है, इससे ठीक पहले जो बचा हुआ शब्द है, इसमें चाहे कितने भी वर्ण क्यों न हो। मैंने क्या कहा कि शब्द में क्या लिखा हुआ है, नैवर्ण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, नैवर्ण लिखा हुआ है। तय वर्ग का पांचवा लिखा हुआ है, तय वर्ग का पांचवा वर्ण लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तय वर्ग का पांचवा लिखा हुआ है, अर्थात कौन सा, नकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नकार लिखा हुआ है। नियम क्या है, वह सुनना कि यदि इस नैवर्ण से पहले, यदि इस नैवर्ण से पहले बचा हुआ जो शब्द है, इस बचे हुए शब्द में आपको तीन वर्ण का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है री, एक ध्यान रखना है रे, और एक ध्यान रखना है मूर्धन्य से। री, रे और से, री, रे और से। वापस से सुना दोस्तों, मैंने कहा क्या कि यदि नए वर्ण से पहले, यदि नए वर्ण से पहले बचे हुए शब्द में कहीं भी, जरूरी नहीं कि इसके ठीक पहले ही हो, मैं जो बोल रहा हूं उस बात पर गौर करना मित्रों। मैंने क्या कहा कि नए वर्ण से पहले जो बचा हुआ शब्द है उसमें कहीं भी हो सकता है, चाहे इसके ठीक पहले हो, चाहे इसके अंतराल के पहले हो, चाहे इसके सबसे पहले हो, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यदि नए वर्ण से पहले जो बचा हुआ शब्द है, उस बचे हुए शब्द में इन तीनों में से कोई भी वर्ण यदि आपको मिल जाए, नए वर्ण से पहले जो बचा हुआ शब्द है, उस बचे हुए शब्द में इन तीनों वर्णों में से यदि कोई भी शब्द आपको, या कोई भी वर्ण यदि आपको दिख जाता है, कोई भी वर्ण यदि आपको मिल जाता है, तो सदैव ध्यान रखना मित्रों, हम इस न के स्थान पर क्या कर लेंगे, णकार आदेश कर देते हैं। यहाँ पर दंत्य है, यह कौन सा है दोस्तों, दंत्य है। और यहाँ पर मैंने कौन सा लिख दिया मित्रों, मूर्धन्य लिख दिया है। कौन सा लिख दिया मित्रों, मूर्धन्य लिख दिया। नियम सुनिए, नियम सुनिए, नियम क्या है मेरा कि यदि नए वर्ण से पहले बचे हुए शब्द में कहीं भी इन तीनों में कोई भी वर्ण यदि मिल जाए, इन तीनों में चाहे एक वर्ण आए, चाहे दो वर्ण आए, चाहे तीनों आ जाएं, एक बात। दूसरी बात, वो इनसे, इस नए से ठीक पहले हो, यह आवश्यक नहीं है, कहीं भी हो सकते हैं। बचा हुआ जो शब्द है उसमें चाहे पहले दो वर्णों के पहले आए, चाहे तीन वर्णों के पहले आए, चाहे ठीक पहले आए, इन तीनों वर्णों को, किसी भी वर्ण को, इन तीनों वर्णों में किसी भी वर्ण को कहीं भी लिख दिया जाए तो इस न के स्थान पर क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा। ट वर्ग का पांचवा बन जाता है, अर्थात दंत्य का पांचवा मूर्धन्य के पंचमाक्षर में बदल जाता है। अब मैं बात करता हूं इसके उदाहरण की। अब मैं लूंगा वही शब्द जिसको मैंने आपको अपवाद में लिखवाया था, क्या, रामायण। याद आ रहा है मित्रों, रामायण शब्द की मैं चर्चा करने वाला हूं, मैं रामायण शब्द की चर्चा करने वाला हूं। हमारा शब्द क्या है दोस्तों, हमारा शब्द है क्या, रामायण शब्द है। देखिए यहां इस रामायण शब्द का संधि विच्छेद सदैव दीर्घ संधि के अनुसार माना जाता है, चाहे पूछे कैसे भी, आंसर सदैव। अब ध्यान दो, यहां पर क्या महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, क्या, मैं उदाहरण कौन सी संधि में बता रहा हूं, व्यंजन में। मैं फिर कह रहा हूं, संधि के नियमों के अनुसार बात की जाए तो रामायण शब्द में तीन संधियों के नियम लगते हैं, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिए थे। क्या क्या, दीर्घ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, और एक आपके अभी जो मैं लगाने वाला हूं ये व्यंजन संधि का नियम है मित्रों। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सदैव आपको दीर्घ संधि ही करनी होगी। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें सदैव कौन सी चुननी है, दीर्घ संधि ही इसमें करनी होगी। ध्यान दें, रामायण शब्द का जो संधि विच्छेद होता है मित्रों, वह होता है राम योग अयन, राम योग अयन। अब ध्यान दो, हमें पता है क्या प्रथम पद का अंतिम वर्ण चाहिए, तो जैसे ही मैंने इस मैं को स्वर रहित किया, जैसे ही मैं को स्वर रहित किया तो मैं में जुड़ा हुआ ए स्वर बाहर आ गया, मैं में जुड़ा हुआ ए स्वर आ गया, अर्थात प्रथम पद का अंतिम वर्ण बाहर निकाला। इधर क्या बचा पड़ा है, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है मित्रों, ए। दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है मित्रों, ए है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, यह और न। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यह और न लिखा हुआ है। अब यह बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दीर्घ संधि में ए और ए जुड़ता है तो मित्रों क्या बनता है, आ बनता है। ए और ए जुड़ता है मित्रों तो क्या बनता है, ए और ए जुड़ करके क्या बनता है मित्रों, आ बनता है। अब मैंने यहां पर आ बना लिया। आगे देखिए, आगे देखिए, यहां पर बचा हुआ पद क्या है, बचा हुआ पद है क्या, राम में हलंत। ए और ए को जोड़ करके आ बना लिया, और उसके आगे क्या आ जाएगा, ये और न। इस नियम पे आ रहा हूं मैं, बहुत गौर से समझना, बहुत महीन बात बताने वाला हूं। अब ध्यान देना,
रा का तो रा, ये इस में जैसे ही आ को जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, माँ। मैं में आ को जोड़ते ही मैं पे आ की मात्रा लगा देंगे और आगे क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया। क्या आ गया, ये आ गया। अब ये के आगे क्या लिखा हुआ है, ने। ये के आगे क्या लिखा हुआ है, ने। अब एक बार आप मेरे साथ के साथ इस शब्द पे गौर करें और अब नियम पे आ जाएं। आप मुझे बताएंगे क्या नए वर्ण से पहले इस शब्द में, इस जो शब्द में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, जो आपको ये दिखाई दे रहा शब्द था, जो आपको ये दिखाई दे रहा शब्द था, कौन सा, आप मुझे बताएंगे क्या मित्रों कि इस अयन शब्द में नए वर्ण से पहले इन तीनों में एक भी वर्ण आ रहा है क्या? इन तीनों में एक भी वर्ण आ रहा है क्या? इस प्रकार से ध्यान दे, नए वर्ण से ठीक पहले देखो, री भी नहीं है, रे भी नहीं है और मूर्धन्य सकार भी नहीं है। लेकिन जैसे ही इस अयन शब्द को राम शब्द के साथ हम योग करते हैं तो अब यहां पर न से पहले देखो दोस्तों, ये रे वर्ण आ रहा है। कौन सा आ रहा है, रे वर्ण आ रहा है। हमारा नियम यही तो था कि नए वर्ण से पहले इस बचे हुए शब्द में, इस नए वर्ण से पहले इस बचे हुए शब्द में, चाहे न से ठीक पहले आए, चाहे दो वर्णों से पहले आए, चाहे तीन वर्णों से पहले आए, चाहे कहीं भी आ जाए, लेकिन यदि यहां बात की जाए क्या कि उस उष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उष्ण शब्द का संधि विच्छेद होगा दोस्तों उस धन न। उष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों, उस धन न होगा। एक बार वापस से इस शब्द पे मैंने ध्यान देना, क्या रामायण शब्द का संधि विच्छेद क्या किया, राम धन अयन। क्या किया, राम धन अयन। अब आप पूछोगे कि सर संधि कौन सी करके आए? यदि परीक्षा में व्यंजन संधि भी दिया हुआ है विकल्प, और यदि परीक्षा में विकल्प के रूप में हमें दीर्घ संधि भी मिल रही है और इसका तीसरा अपवाद का संधि रूप कौन सा, अयादि भी आ जाए। मैंने कहा रामायण शब्द में तीन संधियों के नियम लग रहे हैं, दीर्घ संधि भी हो सकती है, अयादि संधि भी हो सकती है और व्यंजन संधि का नियम भी लग सकता है। लेकिन परीक्षा में चाहे कैसे ही प्रश्न आए, सदैव जवाब दीर्घ ही देना है, सदैव जवाब दीर्घ ही देना है। यहाँ तक की बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उष्ण शब्द का देखो यहाँ पर क्या होगा, उष धन न। इसका विच्छेद क्या होता है दोस्तों, उष धन न। अब आपको इस नियम से भी आप इसे नहीं करना चाहो तो अभी अभी हमने एक मूर्धन्य सकार का नियम पढ़ा था कि मूर्धन्य सकार के बाद दंत्य वर्ण आए तो इन्हें भी मूर्धन्य बना दो। क्या बना दो दोस्तों, मूर्धन्य बना दो। अब यहाँ पर दंत्य के, यहाँ पर मूर्धन्य सकार के बाद दंत्य वर्ण आ रहा है और यह दंत्य वर्ग का पांचवा है, तो मूर्धन्य वर्ग का पांचवा कौन सा होगा मित्रों, न की जगह क्या लिखा जाएगा, अणय लिखा जाएगा। अर्थात उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, अणय जोड़ेंगे, तो शब्द क्या बन जाएगा मित्रों, उष्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उष्ण बन जाएगा। और उदाहरणों की मैं चर्चा यहाँ कर रहा हूँ, इसी प्रकार के नियम के और उदाहरण लिख रहा हूँ आपके सामने। जैसे आ जाए हर प्लस नय बराबर होता है दोस्तों हरण। क्या आ जाए, हरण। परियोग नय बराबर होता है मित्रों परिणय। क्या होता है मित्रों, परिणय होता है। परि प्लस नाम बराबर होता है परिणाम। परि प्लस नाम बराबर क्या होता है दोस्तों, परिणाम होता है। और परि प्लस मान बराबर क्या होता है दोस्तों, परिमाण होता है। परि प्लस मान बराबर क्या होता है दोस्तों, परिमाण होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नार धन अयन बराबर क्या होता है, यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों, नारायण होता है। क्या होता है दोस्तों, नारायण होता है। कृष्ण धन न बराबर होता है कृष्ण। क्या होता है दोस्तों, कृष्ण धन न बराबर क्या होता है, कृष्ण होता है। और शब्द जैसे हम लिखना चाहें, और शब्द जैसे हम लिखना चाहें, क्या कृष्ण धन ना बराबर क्या होगा, कृष्णा। कृष्ण धन ना बराबर क्या होता है दोस्तों, कृष्णा होता है। प्यास के पर्यायवाची के शब्द में बोलते हैं, त्रिश धन ना बराबर होता है मित्रों तृष्णा, लालसा जिसको हम कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आई हो तो ध्यान दे एक बार, पुनः इस पूरी बात का मैं दोहरान कर रहा हूं। नियम क्या है हमारा दोस्तों, नियम क्या है, नियम को सुनना, नियम को सुनना दोस्तों एक बार। नियम क्या है हमारा कि यदि, नियम है हमारा कि यदि नए वर्ण से पहले बचे हुए शब्द में, नए वर्ण से पहले बचे हुए शब्द में री, रे और से, री, रे और से, इन तीनों में कोई भी वर्ण कहीं भी लिखा हुआ मिल जाए तो न के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है, नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाता है, दंत्य के न के स्थान पर मूर्धन्य न आदेश हो जाएगा। या मैं कहूं
दंते के पंचमाक्षर के स्थान पर मूर्धन्य वर्ग का पंचमाक्षर आदेश हो जाता है। मित्रों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने का, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। संधि का हम व्यंजन संधि का अंतिम नियम लेने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हम इसके बाद हम व्यंजन संधि का अंतिम नियम चर्चा में लेने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा सरल नियम है दोस्तों। क्या है देखो, एक बार हम बात करते हैं व्यंजन संधि के नियम नंबर 24 की। क्या है दोस्तों सुनिए, मैंने लिखा, ये लो, क्या लिख दिया, ये शैली समझना है मित्रों। हम पूरी पूरी लाइनें याद थोड़ी कर सकते हैं, पूरी पूरी लाइनें याद कभी होंगी ही नहीं। आप संधि के नियम है उसी तरीके से समझ लीजिए जिससे आप उसका विच्छेद भी याद कर सको और उसका नियम भी परिभाषा में बोल सको। मैंने क्या कहा, इसका मतलब यह हुआ कि कोई शब्द है और उसका आखिरी का वर्ण क्या है भाई, न है, और न में क्या जुड़ा हुआ है, हलंत जुड़ा हुआ है। यहां तक की बात तो समझ में आई आपके। हमने क्या लिखा है कि कोई शब्द लिखा है और उसका अंतिम वर्ण क्या लिख दिया मैंने दोस्तों, अंतिम वर्ण क्या लिख दिया दोस्तों मैंने, यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है हमें दिखाई दे रहा है कि न वर्ण है, और न वर्ण भी कैसे है दोस्तों, हलंत लगा हुआ है। नियम क्या है सुनना, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, स्वर रहित न है, अर्थात हलंत लगा हुआ न है, और उसके बाद यहां से एक एक शब्द पे गौर करना, और उसके बाद किसी शब्द का क्या हो, संयोग हो। शब्द का क्या हो रहा है दोस्तों, संयोग हो रहा है। यह बहुत काम की बात बोल चुका हूं मैं, संयोग हो। अब आप खुद सोचोगे कि सर आप ही ने तो कहा था कि वर्ण जुड़े और बदलाव हो तो ही संधि होगी, वर्ण जुड़े और बदलाव हो तो ही संधि होगी। अब मैं खुद कह रहा हूं कि यहां पर संयोग होगा, यहां पर क्या होगा, संयोग होगा। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा है कि ये संयोग है तो इसे संधि में क्यों लिखवा रहे हो, इसे संधि में लिखने की वजह क्या है दोस्तों, संधि में लिखने की वजह क्या है। ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है, ऐसी स्थिति जहां भी आपको मिले क्या, कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और उसके बाद कोई अन्य शब्द संयोग करता हो, तो इस स्थिति में इस स्वर रहित न का लोप हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, लोप हो जाता है। अब बताइए, संयोग तो करेंगे लेकिन लोप किया है तो बदलाव हुआ या नहीं हुआ। संधि के जो 4 आवश्यक पारिभाषिक शब्द बताए थे मैंने, आदेश, आगम, तीसरा जिसमें हमने चर्चा में लिया था कौन सा, लोप, यहां पर वही हो रहा है। और इस लोप की वजह से शब्द में बदलाव तो किया ना, हाँ बिल्कुल, आगे जुड़ने वाला संयोग कर रहा है, आगे संयोग हो रहा है, लेकिन उससे पहले हमने बदलाव कर दिया। क्या कर दिया, वर्ण को हटा दिया, वर्ण को रिमूव कर दिया, लुप्त कर दिया, गायब कर दिया, लोप किया है। और जब लोप कर रहे हैं, यह इस लोप की वजह से ही इस नियम को हमने किस में शामिल किया दोस्तों, संधि में शामिल किया। हाँ मित्रों, एनसीईआरटी में ऐसे नियम नहीं मिलेंगे। ये मूल व्याकरण से वे नियम हैं जो हिंदी के पेपरों में पूछे जाने लग गए हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण के पेपरों में पूछे जाते हैं। पुलिस एसआई वाले मेरे मित्र बहुत ज्यादा ध्यान दें इस बारे में। पटवार हो, पुलिस एसआई हो, रिट की परीक्षा हो सकती है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो या प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, इस प्रकार के प्रश्नों से कोई पेपर अछूता नहीं रहता। बिल्कुल संधि, और संधि में भी व्यंजन संधि, वे संधियों का सबसे बड़ा भाग व्यंजन संधि। नियमों की संख्या भी कम से कम 24 हो रही है। कितने हो रही है मित्रों, 24 हो रही है। और वहां से एक छोटा सा नियम पूछा जाना लाजमी है, बिल्कुल पूछ सकता है इस प्रकार के नियम का। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, ये परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्यों है, क्योंकि इसमें हो तो क्या रहा है, संयोग, हो तो क्या रहा है दोस्तों, संयोग। और पढ़ किस में रहे हैं इसको, संधि में। संधि में क्यों पढ़ा उसकी वजह मैंने आपके सामने बता दी है। क्या कि यहाँ पर जो स्वर रहित न का हम लोप करते हैं, इस लोप करने के कारण यह विकार हो गया, बदलाव हो गया। और बदलाव का नाम ही क्या होता है दोस्तों, संधि होता है। नियम क्या है कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और उसके बाद किसी शब्द का संयोग होता है, तो इस स्वर रहित न का क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों, लोप कर दिया जाता है। अब आता है इसका उदाहरण। बहुत अच्छा शब्द लिखने वाला हूं, बहुत अच्छा शब्द लिखने वाला हूं। जैसे आप सभी हो, जैसे आप सभी हो, क्या आप सभी जैसे को क्या हो, युवराज।
क्या है शब्द, क्या है हमारा दोस्तों, युवराज। अब इस शब्द को पढ़ने से भी हमें पता चल रहा है कि इसमें दो पदों का योग हो रहा है, दो पदों का योग हो रहा है दोस्तों। एक हमारे पास हमारी नजर में ऐसे पढ़ते ही स्वरागात बलागात अर्थात वाणी का उतार चढ़ाव कह रहा है कि इसमें कम से कम दो शब्दों का संयुक्त रूप है। कौन कौन से हैं, युव और राज। ये अलग अलग लग रहे हैं, एक तो क्या है युव और एक क्या है दोस्तों राज, लेकिन इसका संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो विकल्प होता है युवन धन राज, अर्थात इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, युवन योग राज होगा, युवन प्लस राज होगा। अब इसका नियम क्या है, वह नियम समझिए। इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है मित्रों, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह हमें दिया गया है स्वर रहित न। क्या दिया गया है, स्वर रहित न दिया गया है। और उसके आगे जो राज जोड़ रहे हैं यह बिना किसी बदलाव के जोड़ रहे हैं, एज ए संयोग की तरह जोड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर इस राज शब्द को जब इसमें यू में जोड़ेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। नियम क्या था, यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और उसके आगे किसी शब्द का संयोग होता है तो इस स्वर रहित न का लोप कर दिया जाएगा। अब जैसे ही मित्रों आप इस न का लोप कर दोगे, जैसे इस न का लोप कर दोगे तो हमारे सामने रूप क्या रह जाएगा, युव, और आगे क्या बचा हुआ है दोस्तों, राज। सबको जोड़ के मैं क्या लिखूंगा, सबको जोड़ के मैं क्या लिख दूंगा, युवराज। क्या लिख दूंगा दोस्तों, युवराज, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, युव, और आगे क्या आ गया, राज। और हमें पहले से ही पता है यहाँ पर संधि नहीं, संयोग करूंगा मैं, संयोग करूंगा मतलब युव और राज को जब जोड़ेंगे तो कोई विकार नहीं होगा। विकार उससे पहले हम कर चुके, कौन सा, न का लोप जो किया है, न का जो लोप किया है यही विकार होता है। अर्थात युवराज शब्द का संधि विच्छेद यदि हमसे पूछा जाए तो युवराज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, युवन धन राज, युवन योग राज, युवन प्लस राज। यहां तक की बात समझ में आई। इसी से संबंधित और उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखो एक शब्द आता है दोस्तों युववाणी। बिल्कुल इन सभी शब्दों के आपको मैं संधि विच्छेद भी बता देता हूं, ये थोड़े से अटपटे शब्द हैं। युवन धन वाणी, मजा आना चाहिए मित्रों, बिल्कुल आनंद आना चाहिए। आप आराम से पढ़िए, इसको धैर्य से पढ़िए। पूरी संधि बहुत विस्तार से पढ़ा रहा हूं आपको मैं। हाँ, इसके बाद बचता भी नहीं है संधि में कुछ, इसके बाद संधि में कुछ बचना भी नहीं है। आप खुद किसी भी एक नहीं, दो नहीं, 10-10 किताबें भी आप सामने रख लोगे तो आप एक नियम ऐसा नहीं निकाल सकते कि जिसके बारे में मैंने चर्चा या हम लोगों ने मिलकर चर्चा नहीं की होगी। हमने हर एक छोटे से छोटे नियम पर आपस में एक दूसरे के विचारों को साझा किया है मित्रों। आगे देखिए, युववाणी के बाद में एक आता है शब्द क्या, प्राणी मात्र। शब्द क्या आता है मित्रों, प्राणी मात्र। इसका संधि विच्छेद होता है प्राणीन योग मात्र, प्राणीन योग मात्र आता है। एक और आता है प्राणी विज्ञान, एक शब्द आता है दोस्तों प्राणी विज्ञान, और प्राणी विज्ञान का विच्छेद क्या होगा दोस्तों, प्राणीन योग विज्ञान, प्राणीन योग विज्ञान शब्द होता है। एक शब्द आता है, बहुत ही अच्छा शब्द बताने वाला हूं मित्रों मैं। अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा शब्द बताने वाला हूं। जैसे पिता को मारने वाले को पितृहंता कहा जाता है, ऐसे ही जो खुद को मार ले उसे कहा जाता है दोस्तों आत्महंता। क्या कहा जाता है मित्रों, आत्महंता कहा जाता है। इस शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों आत्मन प्लस हंता, आत्मन प्लस हंता। एक शब्द शुद्धि में पूछा गया उदाहरण बता रहा हूं, शब्द शुद्धि में पूछा गया उदाहरण आपको मैं सामने रख रहा हूं, और शब्द शुद्धि में जो उदाहरण पूछा गया है दोस्तों वह इधर लिख रहा हूं, ऊपर ध्यान देना। शब्द शुद्धि में जो उदाहरण पूछा गया वह क्या है, शब्द है क्या, सन्यासी वर्ग। शब्द क्या है दोस्तों, सन्यासी वर्ग। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों देखिए सम प्लस न्यासीन प्लस वर्ग। इसके विच्छेद का जरा ध्यान रखना। सन्यासी वर्ग का क्या होगा, सम योग न्यासीन प्लस वर्ग होगा, सम धन न्यासीन प्लस वर्ग। यहां पर भी व्यंजन संधि हो रही है। आपको मैंने एक नियम पढ़ाया था, यदि हलंत में के बाद कैसे मैं तक का कोई भी वर्गीय या स्पर्शी वर्ण योग करता हो तो हलंत में के स्थान पर अनुस्वार या सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण आदेश हो जाता है। हलंत में का बिल्कुल अनुस्वार का नियम पढ़ा है मित्रों, और उसी के अपवाद में मैंने आपको बताया था क्या कि यदि स्वर रहित मैं के बाद मैं या न वर्ण योग करते हैं तो हम केवल और केवल इनका द्वित्व रूप लेते हैं। अनुस्वार हमें वहां नहीं बनाना, सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा बनाएंगे। 3 4 5 शब्दों की मैंने और चर्चा की थी इसके साथ साथ।
कौन कौन से मित्रों, कौन कौन से? सम्मान, सम्मिश्रण, सन्निकट, बिल्कुल बिल्कुल आपको याद है, सम्मोहन। ये इस प्रकार के शब्द हैं दोस्तों जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। तो सन्यासी वर्ग का यदि आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या होगा? समधन न्यासीन धन वर्ग होगा। यहां तक की बात समझ में आई मित्रों? बिल्कुल बिल्कुल। और शब्दों की हम बात करते हैं। बिल्कुल इसमें एक शब्द और आता है, बहुत ही अच्छा शब्द बताने वाला हूं, बहुत ही अच्छा शब्द बताने वाला हूं दोस्तों। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। क्यों ये जरूरी है? जैसे आपके सामने एक शब्द लिख दिया जाए, जैसे आपके सामने एक शब्द लिख दिया जाए, क्या? प्राणी भक्त शब्द लिख दिया जाए दोस्तों, क्या? प्राणी भक्त। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि प्राणी योग भक्त, प्राणी योग भक्त। यहां भी ध्यान देना, इसका भी संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? इसका भी जो संधि विच्छेद होता है वह होता है क्या? प्राणीन प्लस भक्त। क्या होता है मित्रों? प्राणीन योग भक्त। अब आपको यहां पर एक बात और ध्यान देनी है, प्राणी भक्ति ही जरूरी नहीं कि दे, यहां पर वह प्राणी भक्ति भी लिख सकता है, प्राणी भक्ति भी लिख सकता है। तो इधर क्या लिख देंगे? भक्ति लिख देंगे। प्राणीन प्लस भक्त बराबर प्राणी भक्त, और अगर प्राणी भक्ति आ रही है तो हम लिख देंगे प्राणीन प्लस भक्ति। क्या लिख देंगे? प्राणीन प्लस भक्ति। इस प्रकार के शब्दों का आपको जरा ध्यान रखना होगा। अब मैं बात करता हूं इस पूरे नियम की वापस से। नियम हमने क्या पढ़ा है? व्यंजन संधि के अंतिम नियम के रूप में। व्यंजन संधि के अंतिम नियम के रूप में मैं जिस नियम को चर्चा में ले रहा हूं मित्रों, वह कौन सा है? कि यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण, यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित क्या है? नैवर्ण है। यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित नैवर्ण है और उसके बाद किसी शब्द का संयोग होता है, किसी शब्द का संयोग होता है, तो स्वर रहित न का मैं क्या कर दूंगा? लोप कर दूंगा। स्वर रहित नैवर्ण का क्या हो जाता है मित्रों? लोप हो जाता है। स्वर रहित नैवर्ण का लोप हो जाता है। यहां तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बेहद खूबसूरत तरीके से हमने इस व्यंजन संधि को पढ़ा है मित्रों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इससे जुड़ी एक दो बात आपसे और साझा कर लूं, फिर आगे वाली संधि पे प्रकार पे। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों इसका एक बार। बहुत आराम से हमें आगे बढ़ना है, बहुत ही आराम से हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। और आराम से आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको ले चल रहा हूं। अब आप अलग से एक बार संधि की हेडिंग मत डालिए, अब एक बार संधि की हेडिंग मत डालिए। मैं जिस नियम की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों वह क्या है? एक नया ही टाइटल आपके सामने रख रहा हूं मैं, एक नया ही प्रकरण लिख रहा हूं आपके सामने। एक शब्द आता है क्या? अहन। और हमें अब पढ़नी है क्या? इस अहन शब्द की संधि पढ़नी है दोस्तों। हमें क्या पढ़ना है? इस अहन शब्द की संधि पढ़नी है कि ये अहन शब्द क्या है, अहन शब्द क्या है। अब हम बात करते हैं कौन सी संधि पे? अहन की संधि पे। ये अहन की संधि की हम बात करें तो ध्यान रखना, वास्तविकता तो यह है कि ये अहन की जो संधि है यह व्यंजन संधि में ही गिनी जाती है। कौन सी संधि में गिनी जाती है मित्रों? व्यंजन संधि में ही गिनी जाती है। सवाल यह नहीं आता कि सर ये व्यंजन संधि में क्यों गिनी जाती है, सवाल अलग है। इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले मित्रों हमें जानना होगा कि ये अहन शब्द है क्या। सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो ये अहन शब्द है यह क्या है। ध्यान दो मित्रों, अहन जो शब्द है वह है दिन का पर्यायवाची। ये दिन का क्या है दोस्तों? पर्यायवाची। अहन जो शब्द है वह दिन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। क्या है? दिन का पर्यायवाची शब्द है। जैसे आपके सामने एक समास में आपके सामने एक शब्द लिखूंगा, सप्ताह। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि सप्ताह में संधि कौन सी होगी? सप्ताह में संधि कौन सी होगी मित्रों? बताएं जरा, सप्ताह में संधि कौन सी होगी? एन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब एन की संधि नहीं है। सप्ताह में ध्यान दीजिएगा, आ की मात्रा है और आ की मात्रा में होती है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। सप्ताह का दीर्घ स्वर संधि के अनुसार विच्छेद होता है क्या? सप्त धन अहन। सप्ताह शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों क्या? सप्त धन अहन। सप्त का शाब्दिक अर्थ होता है, सप्त का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? सात। सप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? सात। शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह क्या होता है? सात। और अहन का शाब्दिक अर्थ क्या है हमें पता चल चुका है, दिन। अब आप यह भी कहोगे कि सर मान लिया
सप्ताह का संधि विच्छेद होता है शप्त धन अहन, लेकिन जोड़ते वक्त इस न को तो आपने उल्लेखित किया ही नहीं है कि बाद में हमने यहाँ पर न नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा दोस्तों? अभी अभी हमने न के लोप का नियम पढ़ा है दोस्तों, अभी अभी हमने न के लोप का नियम पढ़ा है। क्या कि यदि किसी शब्द के, ध्यान दीजिए एक बार, अभी मैंने आपके सामने न के लोप का नियम पढ़ाया था। क्या पढ़ा था हमने? कि यदि किसी शब्द के अंत में स्वर रहित न वर्ण हो और उसके बाद किसी शब्द का क्या होता है दोस्तों? संयोग होता है, तो इस न का लोप हो जाता है। अर्थात इस न का हम क्या कर देते हैं दोस्तों? लोप कर देते हैं। न का क्या कर देते हैं दोस्तों? लोप कर देते हैं। अतः शब्द क्या बचता है हमारा? सप्ताह बचता है। मेरा कहने का आशय यह है कि इस अहन शब्द का अर्थ क्या होता है? दिन होता है। यह आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे दिन शब्द के पर्याय शब्द आ जाएं, दिवस, अहन, बिल्कुल बिल्कुल, दिवस, अहन, और यहीं से मैं संधि बनाने वाला हूं। अहन से ही मैं संधि बनाऊंगा। कौन सी? अहन की संधि। अहन से ही मैं जो संधि बनाने वाला हूं दोस्तों, वह कौन सी है? अहन की संधि है। अब ध्यान दें, अहन की संधि कैसे बनेगी? अहन की संधि के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हैं दोस्तों, वो हमें जाननी है। अहन की संधि के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हैं? इस अहन शब्द का योग हमें सभी वर्णों से करना है। इस अहन शब्द का योग हमें दोस्तों सभी वर्णों से करना है। अब अहन शब्द का योग सभी वर्णों से कैसे कैसे होगा? अहन शब्द का योग सभी वर्णों से कैसे कैसे होगा, उसके हम तरीकों पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला है क्या नियम बता रहा हूं। इस अहन की संधि से संबंधित दो नियम हैं दोस्तों। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम आता है क्या? अहन के बाद र के अलावा वर्ण हो। यहां पर मैंने क्या लिख दिया? अहन के बाद र के अलावा किसी भी वर्ण का योग हो। अहन के बाद र के अलावा किसी भी वर्ण का योग होता है। अहन के बाद र के अलावा किसी भी, ध्यान देना, र के अलावा किसी भी वर्ण का योग होता है, तो दोस्तों इस अहन शब्द के स्थान पर अहर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? अहर लिखा जाएगा। वापस से सुनना मेरी पूरी बात को। अहन की संधि में, इस अहन की संधि में जो दो बातें हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानने की हैं, क्या क्या? अभी तक हमने जाना कि एक तो इस अहन शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों? दिन। अहन शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वह क्या होता है? दिन होता है। दूसरी बात मैंने बताई आपको, क्या जो प्रथम नियम के रूप में कह सकते हैं कि अहन के बाद र के अलावा वर्ण का योग होता है, तो अहन के स्थान पर अहर आदेश हो जाएगा। अहन के स्थान पर अहर आदेश हो जाता है। अहन के स्थान पर अहर आदेश हो जाता है। तो यहीं से आपके जहन में दूसरा प्रश्न उठना आरंभ हो चुका है। आपके बिल्कुल बिल्कुल आपके प्रश्न को समझ चुका हूं दोस्तों, और यह प्रश्न आना स्वाभाविक भी था। क्या कि सर मान लिया अहन के बाद, सर माना कि अहन के बाद र के अलावा वर्ण आए तो अहन के स्थान पर अहर लिख दिया जाएगा। लेकिन यदि अहन के बाद र ही आ जाए, अहन के बाद कौन सा वर्ण आ जाए दोस्तों? र वर्ण आ जाता है, तो अहन के स्थान पर क्या बदलाव होगा मित्रों? अहन के स्थान पर हो जाएगा अहो। क्या होगा दोस्तों? अहो आदेश होगा। यहां तक की बात यदि समझ में आई तो हम इन दोनों नियमों को अलग अलग करके इसके उदाहरणों की चर्चा करेंगे। वापस से समझिए, हमारे पास इस अहन की संधि से संबंधित दो नियम हैं। एक नियम आपके सामने है, कौन सा? अहन के बाद र के अलावा वर्ण का योग हो। अहन के बाद र के अलावा वर्ण का योग हो तो अहन के स्थान पर अहर आदेश होता है। तो अहन के स्थान पर अहर आदेश होता है। पहली बात हमें याद रखनी है। दूसरी बात क्या पड़ी कि यदि अहन के बाद रे वर्ण आ जाए, क्योंकि हमने यहाँ रे छोड़ा है, रे यहाँ लिख दिया। अहन के बाद यदि रे वर्ण आता है तो अहन के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा दोस्तों? अहो आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अहो आदेश हो जाता है। अब बात आती है कि सर इनके उदाहरण क्या होंगे, कैसे कैसे शब्द आते हैं। बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, 4-5 शब्द इन दोनों नियमों से संबंधित। और यदि अहन की संधि पूछता है तो उन 4-5 शब्दों में से आपको कोई ना कोई शब्द देखने को मिल जाता है, बहुत बार आया हुआ भी है। अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। तो अहन की जो संधि हम बात करने वाले हैं,
एहन की जो संधि हम बात करने वाले हैं, इसे आप व्यंजन संधि के नियम नंबर बिल्कुल 25 में शामिल कर सकते हैं। क्या? एहन के साथ रैवर्ण का योग हो। किसका योग हो? रैवर्ण का योग हो। एहन के साथ यदि रैवर्ण का योग होता है तो एहन के स्थान पर हमें मित्रों क्या लिखना होगा? अहो लिखना होगा। क्या लिखना होगा दोस्तों? अहो लिख देना होगा। एहन के बाद यदि रैवर्ण का योग होता है दोस्तों तो क्या लिखना होगा? अहो लिखना होगा। अब बात आती है उदाहरण की। जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा दोस्तों, अहो रात्र। शब्द आपने पढ़ा होगा दोस्तों, अहोरात्र। सबसे पहले अहोरात्र, हम तो ये सोचते हैं कि क्या पता कोई आश्चर्य में कहा होगा अहोरात्र, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अहोरात्र का मतलब होता है दिन रात। अहोरात्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? दिन रात है मित्रों। अहोरात्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिन रात्र होता है। जैसे अब यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं इसका संधि विच्छेद। अहो किसका बना दोस्तों? एहन का। अहो किसका बना है दोस्तों? एहन का बना है। तो इस अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा मित्रों? एहन धन रात्रि। एहन धन रात्रि। सवाल नंबर 2, सर रात्र की जगह रात्रि क्यों लिखा? रात्र की जगह रात्रि क्यों लिखा? पूछे जाने वाली बातें हैं मित्रों, बिल्कुल पूछे जाने वाली बातें हैं, बेहद जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है इस बात से परिचित होना कि मैंने स्वर संधि के अपवाद की जब बात की थी पूर्व की कक्षा में, मैंने जब स्वर संधि की बात आपसे शेयर करी थी पूर्व की कक्षा में, तो उस समय मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक शब्द में चर्चा में ले रखा था, कौन सा? अक्ष। एक शब्द हमने चर्चा में लिया था, कौन सा? रात्र। एक शब्द हमने चर्चा में लिया था दोस्तों, कौन सा? निश। एक शब्द हमने चर्चा में लिया था दोस्तों, इच्छ। और एक शब्द लिया था हमने, कौन सा? अच्छ। ये 5 जो शब्द हैं, यदि किसी पद के या किसी शब्द के अंतिम शब्द के रूप में जुड़े हुए हों, जिसमें कौन कौन सा है? अक्ष, रात्र, निश, इच्छ या अच्छ। ये शब्द किसी भी शब्द के अंत में जुड़े हुए हों तो अक्ष के स्थान पर अक्षी लिखा जाएगा, जो आंख का पर्याय शब्द और आंख का तत्सम रूप होता है। यहां तक की बात समझ में आई। यदि किसी शब्द के अंत में रात्र जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या लिखेंगे? रात्रि लिखेंगे दोस्तों। उसे हम क्या लिखेंगे? रात्रि लिखेंगे दोस्तों। और निश यदि लिखा हुआ है तो उसे हम निशा लिखेंगे, जो रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, जो रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों। यह भी आने वाला है थोड़ी ही देर में, इस शब्द का भी एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। यदि किसी शब्द के अंत में इच्छ होता है तो उसको इच्छा लिखा जाता है, और अच्छ होता है तो उसको अच्छा लिखा जाता है। जैसे प्रत्यक्ष में हम लिखते हैं प्रति योग अक्षी, प्रत्यक्ष में हम लिखते हैं प्रति योग अक्षी। नवरात्र में लिखते हैं नव प्लस रात्रि, और अहोरात्र में हमने लिखा है एहन प्लस रात्रि लिखा है। अहरनिश में लिखते हैं एहन धन निशा। अभी आएगा आगे वाले नियम में, एहन संधि का ही दूसरा नियम पढ़ाऊंगा आपको कि एहन के बाद रे के अलावा किसी वर्ण का योग होता है तो एहन के स्थान पर हो जाता है दोस्तों एहर। क्या बन जाता है? एहर बन जाता है। और यदि किसी शब्द के अंत में इच्छ जुड़ा हुआ हो, जैसे शब्द आता है मित्रों यथेच्छ, आपने पढ़ा होगा यथेच्छ। बिल्कुल बिल्कुल, यथा योग इच्छा हो, जैसी इच्छा वैसा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ध्यान देना, यथेच्छ में अब इसका शब्द संधि विच्छेद जो गुण संधि में होता है, इसका अगर गुण संधि में संधि विच्छेद करें यथा धन इच्छ तो ये शब्द अर्थ नहीं देता, इसलिए इसका क्या लिखा जाता है? यथा धन इच्छा। और एक यण संधि का उदाहरण आता है दोस्तों, जो आप बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे, स्वच्छ। हमने इसके बारे में बहुत पहले चर्चा की थी जब मैंने स्वर संधि के अपवाद बताए थे। ये 5 शब्द, इनके उदाहरणों को मैं आपको उल्लेखित बिल्कुल करवा चुका हूं। पूर्वी कक्षा को देखिए, पूर्व में जो स्वर संधि के अपवादों की कक्षा हमने ली थी, हमने इस बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बात की है दोस्तों। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा, अब यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि मैंने यहाँ पर अहो के बाद, बिल्कुल अहो के बाद क्या लिखा है? रात्रि लिखा है। अहो के बाद में क्या लिखा है दोस्तों? रात्रि लिखा है। या एहन के बाद में जो रात्रि लिखा है क्यों लिखा? बिल्कुल अहोरात्र का संधि विच्छेद होगा दोस्तों एहन धन रात्रि। क्या होगा दोस्तों? एहन प्लस रात्रि, जबकि इसमें वास्तविक शब्द क्या है दोस्तों? रात्र है। अगर आप चाहें तो इसको अध्ययन की सरलता हेतु ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूल शब्द का मूल शब्द तो यहाँ लिख दो और रात्रि को आगे लिख दो। कैसे? जैसे एहन धन रात्र, रात्र अर्थ किसका देता है दोस्तों? रात्रि का अर्थ देता है। अब तो समझ जाएंगे। बिल्कुल
जैसा सरल हो वैसा समझिए, बल्कि वास्तव में जब आपको विकल्प का चयन करना पड़े, जब आपको विकल्प का चयन करना पड़े, पहली बात यह है कि यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपके विकल्प में ये दोनों कभी नहीं आएंगे, ये दोनों कभी नहीं आएंगे। पहली बात ध्यान देने की है क्या कि यदि अहोरात्र का संधि विच्छेद पूछा जाता है तो ये दोनों विकल्प एक साथ नहीं दिए जाएंगे, इन दोनों में कोई एक ही विकल्प आपके सामने होगा, एक ही विकल्प आपके सामने प्रस्तुत होगा। और यदि दोनों विकल्प, बहुत बार मेरे विद्वान साथियों के सवाल हो जाते हैं कि सर जब दोनों आ जाएं तो क्या करें। हालांकि इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि दोनों नहीं आएंगे, और फिर भी यदि आ जाते हैं, माना कि आ जाते हैं, तो आपको रात्रि वाले विकल्प का चयन करना होगा। दोस्तों कौन से का चयन करना होगा? रात्रि वाले विकल्प का चयन करना होगा। यह बात अब आप जान चुके हैं कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है। अब हमने देखा कि एन के बाद रे वर्ण का योग हो रहा है, तो एन के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अहो। यहां भी एन के बाद रे वर्ण आ रहा है, तो एन के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों? अहो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहो। और इधर क्या बचा पड़ा है? रात्र। तो सबको जोड़कर हम क्या लिखेंगे? अहोरात्र। क्या लिख देंगे दोस्तों? अहोरात्र लिख देंगे। यहां तक की बात से आप परिचित हो चुके हैं मित्रों, यहां तक की बात से आप परिचित हो चुके हो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का एक शब्द और आता है, दोस्तों बता देता हूं आपको। एक शब्द आता है अहोरूप। अहोरूप, एन का मतलब दिन, रात्र का मतलब रात्रि, दिन रात जिसको हम कह सकते हैं। अहोरूप का संधि विच्छेद यदि आपसे पूछा जाए तो अहोरूप का संधि विच्छेद होगा मित्रों क्या? अहन धन रूप। क्या होगा दोस्तों? अहन धन रूप। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा। यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे, अहन धन रूप होता है। ये था कौन सा? अहन के बाद यदि रेवर्ण का योग हो तो हम क्या करेंगे? अहन के स्थान पर अहो लिख दिया जाता है। अहन के स्थान पर क्या लिख दिया जाता है? अहो लिख दिया जाता है। अब अगला ही नियम नंबर 26 की मैं जो चर्चा करूंगा उसमें क्या होगा? अहन के बाद रे तो यहां जोड़ लिया, अब हो जाएगा रे के अलावा कोई वर्ण आ जाए। अब यदि अहन के बाद में रे के अलावा कोई भी वर्ण आ जाए, चाहे वो स्वर आए चाहे व्यंजन आए, बचे हुए सभी स्वर और व्यंजन सभी वर्णों में से, क्योंकि यहां पर मैंने कोई वर्ण का जिक्र किया है तो केवल एक वर्ण का, अहन के बाद में क्या हो? केवल रे हो, तो अहन के स्थान पर बनाना है हमें अहो। क्या बनाना है दोस्तों? अहो। लेकिन यदि रे के अलावा कोई सा भी वर्ण योग करे तो ऐसी स्थिति में अहन के स्थान पर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अहन के स्थान पर हमें क्या बनाना है दोस्तों? अहर बना देना है। क्या बना देना है? अहर बना देना है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे वाले नियम में करेंगे। उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, ताकि आगे बढ़ सकें। अब ध्यान देने वाली बात है, अगले नियम की चर्चा कर रहा हूं मैं। अगला नियम, अंतिम नियम, आज के इस व्यंजन संधि वाले पार्ट का अंतिम नियम होगा। इसके बाद हम चलेंगे विसर्ग संधि की यात्रा करने। तो ध्यान देना, अंतिम नियम की मैं चर्चा कर रहा हूं मित्रों। अहन के साथ रे के अलावा वर्ण आए, रे के अलावा वर्ण आए, अहन के साथ यदि रे के अलावा वर्ण हो, अहन के साथ यदि रे के अलावा किसी वर्ण का योग होता है, तो अभी अभी आपको पता चल चुका क्या? अहन के स्थान पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों? अहन के स्थान पर लिखा जाएगा क्या? अहर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्तों? अहर लिखा जाएगा। बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। अब आते हैं इसके शब्द, उदाहरणों की बात कर रहा हूं मित्रों। देखिए शब्द आता है क्या? अहरपति। क्या होता है अहरपति? बताएं जरा। अहरपति किसे कहा जाता है? अहरपति, सर शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं। अहरपति किसे कहा जाता है? मैं फिर कह रहा हूं, शब्द का यदि अर्थ पता है तो इसका अर्थ बताना बहुत बहुत सरल होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अहरपति, अहर प्लस पति, इसका संधि विच्छेद क्या हो रहा है? अहर रे। इसमें अहर रे, और अहर किसका बनता है दोस्तों? अहन का। तो संधि विच्छेद क्या होगा अहरपति का मित्रों? अहन, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? पति। पति का मतलब होता है दोस्तों स्वामी या मुखिया। पति का अर्थ होता है दोस्तों स्वामी, और अहन का मतलब होता है दिन। दिन का स्वामी कौन होता है? दिनकर होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अहरपति, ध्यान रखना। अब आ गया हमारे पास क्या? हमें पता चला है क्या कि अहन के बाद इधर क्या लिखा हुआ है? पे, और उसके बाद में योग किसका हो रहा है? ती का। यदि अहन के बाद में रे के अलावा किसी वर्ण का योग होता है, अहन के बाद रे के अलावा किसी वर्ण का योग होता है, तो इस अहन के स्थान पर हमें क्या लिखना है?
एहर लिख देना है। क्या लिख देना है दोस्तों? एहर लिख देना है, बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। और ये रे वर्ण आधा है, इसलिए आगे वाले वर्ण के रेफ में चला जाएगा। जैसे मैं जोड़ूंगा तो ए, उसके बाद आएगा है, उसके बाद आधा रे, अर्थात रेफ में लिख दिया पै और ती। एहरपति का एहरपति बना देंगे। एहरपति से हम वापस से एहरपति बना देंगे। यहां तक समझ में आई? एक और शब्द सुनो, इसी संधि का और उदाहरण ले रहा हूं। जैसे इधर लिख रहा हूं मैं, एक शब्द आता है अहर मुख। क्या आता है दोस्तों? अहर मुख। अहर मुख का संधि विच्छेद होता है दोस्तों अहन प्लस मुख। क्या होता है दोस्तों? अहन योग मुख होता है। एक और शब्द लिख रहा हूं आपके लिए, बहुत अच्छा शब्द आएगा दोस्तों। क्या? अहरनिश। क्या होता है दोस्तों? अहरनिश। भगवान श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि मुझे आपकी याद अहरनिश आती है। अहरनिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? अहरनिश का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहां पर भी ध्यान देना, निश जुड़ा हुआ है। निश का मतलब क्या होता है? निशा। और निशा किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? निशा किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों? रात्रि का पर्यायवाची होता है। एहन का मतलब होता है दिन, और एहन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिन होता है। एहन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दिन। और निशा किसका अर्थ होता है? रात्रि का पर्याय शब्द होता है, अर्थात दिन रात। एहरनिश का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दिन रात होगा। एक बहुत ही अच्छा शब्द है, एक बहुत ही अच्छा शब्द है जो इसमें पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं दोस्तों, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या? अहर है। इसका अर्थ बताएं क्या होगा? शब्द है आपके सामने, कौन सा? अहर है। यदि अहन की संधि में से शब्द आया है, अभी तक जो शब्द आता है या तो अहरपति पूछा गया या अहर मुख पूछा गया है, इसकी चर्चा नहीं होती, इसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन यह वाला शब्द भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें भी दो नियम लगेंगे। इसमें भी कितने नियम लगेंगे? दो नियम लगेंगे। मैं आपके सामने ये उलझने इसलिए प्रस्तुत करता हूं कि आप आज ही उनकी उलझनों की सुलझनों से परिचित हो जाएं और परीक्षा में किसी प्रकार का कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई संकोच आपके जहन में उत्पन्न ही ना हो। उन सभी प्रकार की समस्याओं का, उस सभी प्रकार के सवालों का जवाब आपको अभी क्लियर करना है। क्या? कि अहरह क्या चीज है? अहरह का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिदिन। अहरह का अर्थ होता है दोस्तों प्रतिदिन। ऐसे शब्द हम सुनते ही नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अहरह का अर्थ होता है प्रतिदिन। अरहर तो सुना है, दाल का नाम होता है, एक दाल का प्रकार होता है अरहर। यहाँ पर अरहर नहीं है, अहरह है। क्या है दोस्तों? अहर है। और इस अहरह का अर्थ होता है प्रतिदिन, या आप कह सकते हैं दिन दिन। क्या कह सकते हैं? दिन दिन कह सकते हैं। पहले इसका विच्छेद देखिए, फिर पता चलेगा मित्रों। इसका विच्छेद होता है अहन योग अहन। इसका विच्छेद क्या होता है दोस्तों? अहन योग अहन होता है। अहन योग अहन होता है। अहन का मतलब दिन, दूसरे अहन का मतलब भी क्या होगा दोस्तों? दिन होगा, अर्थात दिन दिन होगा। अहन का मतलब क्या होगा? दिन। और अगले अहन का मतलब भी क्या होगा? दिन दिन, अर्थात प्रतिदिन। क्या होता है दोस्तों? प्रतिदिन, हर दिन, जिसको हम कह सकते हैं। अव्ययी भाव समास में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ध्यान दें, यहां पर क्या हो रहा है? अहन के बाद में रे के अलावा वर्ण मिल रहा है दोस्तों। अहन के बाद हमें रे के अलावा वर्ण मिल रहा है। यहाँ पर ए वर्ण मिल रहा है और ए के आगे लिखा हुआ है और न। हमें पता है कि अहन के बाद यदि रे के अलावा कोई वर्ण आए, अहन के बाद रे के अलावा कोई वर्ण आए, तो इस अहन के स्थान पर क्या हो जाएगा मित्रों? अहन के स्थान पर हम क्या बनाएंगे? इस अहन के स्थान पर हम क्या बनाएंगे दोस्तों? अहर बना लेंगे। क्या बना लेंगे दोस्तों? अहर बना लेंगे। यहां तक की बात आपके समझ में आ रही है? यहां तक की बात आपके समझ में आ रही है दोस्तों? एक बार इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके देखते हैं, समझना इस चीज को। एन के बाद हमें दिखाई दे रहा है क्या? ए वर्ण दिखाई दे रहा है। एन के बाद रे के अलावा वर्ण हो, एन के बाद रे के अलावा यदि वर्ण दिखता है, एन के बाद रे के अलावा वर्ण दिखता है, एन के बाद रे के अलावा यदि कोई वर्ण दिखता है दोस्तों, तो ध्यान देना, यहां पर एन के स्थान पर तो क्या कर लिया? अहर कर लिया। क्या कर लिया हमने? अहर कर लिया। और ये जो ए है, ये ऐसा का ऐसा आएगा और आगे है और न ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। अर्थात अब शब्द हमारे पास बच गया क्या? अहर प्लस ए और हन। सबको जोड़ो, इन सबको जोड़िए। मैं ऊपर लिख रहा हूं दोस्तों इस चीज को। क्या यहां पर लिखा है मैंने? क्या? ए और उसके आगे लिखा है रे, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ए और आगे क्या लिखा हुआ है और न।
अर्थात अहर प्लस एहन लिखा हुआ है, अहर प्लस एहन लिखा हुआ है, सबको जोड़ो। देखो ए का तो ए हो जाएगा, उसके बाद में है और उसके बाद में रे में यदि ए जोड़ेंगे तो रे पूरा हो जाएगा, रे में यदि ए जोड़ेंगे तो रे पूरा हो जाएगा। अंत में लिखा हुआ है और यदि स्वर रहित नैवर्ण अंत में होता है तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, लोप हो जाएगा। यह बात आपको बहुत बेहद बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा आवश्यक है ये चीज जानना। क्या कि अहर अह का संधि विच्छेद क्या किया, एहन योग एहन किया, एहन योग एहन किया। अब हमने क्या किया है, दूसरे पद का पहला वर्ण बाहर निकाला, हमें पता चला कि एहन के बाद रे के अलावा वर्ण मिल रहा है, एहन के बाद रे के अलावा वर्ण आया तो एहन के स्थान पर क्या बना लिया दोस्तों, अहर बना लिया। बाकी बचा हुआ ऐसा का ऐसा आ गया। तो हमारे पास नई लाइन क्या आ गई, अहर आ गई, जो किसका विकारी रूप है, जो किसका विकार होके हमें प्राप्त हुआ है, एहन का विकार होके हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। किसका विकार होके हमें प्राप्त हुआ है, एहन का विकार होके हमें प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में हमने जाना कि अहर के आगे एहन था तो ए का तो ए लिख दिया, है का है लिख दिया और रे में ए जोड़ा तो रे बन गया पूरा, और आगे वाला है और अंतिम ने का हमने स्वर रहित होने की वजह से क्या कर दिया दोस्तों, लोप कर दिया। अर्थात नियम मेरा है क्या कि यदि एहन के बाद, यदि एहन के बाद रे के अलावा, यदि एहन के बाद रे के अलावा वर्ण का योग होता है तो एन के स्थान पर अहर आदेश हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। यह बात आपके समझ में आ गई मित्रों, तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत अच्छे से। अब हम बात करेंगे, यह था सारा का सारा जो पूर्व की कक्षा में और आज हमने इस बारे में चर्चा की, ये सारा का सारा मामला था दोस्तों व्यंजन संधि का। मैंने आपको आरंभ की कक्षा में बताया था कि संधि के हम 3 प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं, व्यंजन संधि भी हमारी हो चुकी है दोस्तों। अब मैं चर्चा करने वाला हूं संधि सबसे सरल प्रकार कौन सा, विसर्ग संधि का। बिल्कुल दोस्तों, जरा भी कठिन नहीं है, जरा भी कठिन नहीं है। एक बोर्ड पर पूरी संधि समझ में आएगी, विसर्ग संधि बहुत ज्यादा सरल और सबसे छोटी संधि है। कौन सी दोस्तों, विसर्ग संधि है। लेकिन वह सरल कब होगी, जब हमें थोड़ी सी जानकारियां हों पूर्व की कक्षाओं की। यदि आपने अभी तक भी पहले की कक्षाएं नहीं देखी हैं तो एक बार आप ई उत्कर्ष ऐप से पूर्व की कक्षाओं के वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं, उनके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आगे वाला सेशन भी हमें समझ में आ सके। टेलीग्राम ऐप को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो सके। यहाँ पर चार्ट जो बनते हैं इनके भी पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकें। और चैनल को भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। मित्रों, तो हम आगे बात करते हैं आज कौन सी संधि पे, विसर्ग संधि पे। बहुत ही सरल है विसर्ग संधि, लेकिन उससे पहले व्यंजन संधि में आज हमने क्या जाना, व्यंजन संधि में आज हमने क्या जाना, इस बात पे मैं एक बार चर्चा करना चाहूंगा। छोटी सी चर्चा है व्यंजन संधि पे। आज हमने जो चर्चा आरंभ की थी दोस्तों, वह चर्चा आरंभ हुई थी हमारी कौन सी, तालव्य, बिल्कुल तालव्य, कंठ्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य जो वर्ग होते हैं हमारे, उनमें से हमने 2 वर्ग उठाए हैं। कौन कौन सा, एक तो दंत्य और एक मूर्धन्य। और मैंने आपको बताया क्या कि दंत्य वर्ग मूर्धन्य में बदलता है और मूर्धन्य वर्ग दंत्य में बदलता है। और इससे संबंधित हमने 3 नियम पढ़े, जिसमें 2 नियमों की चर्चा हम पहले कर चुके थे। कौन कौन से की, क्या ऋस्व ई उ के साथ में से और थे ओ, तो उसके स्थान पर मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य सकार से और ठे बन जाते हैं। उसके बाद ए आ के अलावा कोई भी स्वर होता है तो और आगे दंत्य सकार हो तो उसके स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। फिर हमने एक नियम जाना क्या कि यदि मूर्धन्य सकार के बाद तय और थे का योग होता है जो कि दंत्य वर्ण है, तो इस मूर्धन्य से की वजह से इन्हें भी हमें मूर्धन्य बनाना पड़ा। अर्थात पहले का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण दूसरे में बदल जाएगा। इसके बाद हमने एक अलग ही नियम पढ़ा है क्या कि यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग हो, यदि उद उपसर्ग के बाद दंत्य सकार का योग होता है तो दंत्य सकार का लोप हो जाएगा और उद के स्थान पर उत आदेश हो जाता है। इसके बाद हमने जो अगली चर्चा की आज दोस्तों, वह की थी कौन से संबंधित, निर और दुरुपसर्ग से संबंधित। क्या कि निरुपसर्ग के बाद में रे वर्ण का योग हो तो प्रथम रे का लोप हो जाता है, तो प्रथम रे का क्या हो जाता है दोस्तों, लोप हो जाता है, और तथा इसके ठीक पहले वाला वर्ण दीर्घादेश हो जाएगा। इसके बाद हमने दूसरी बात की क्या कि दुरुपसर्ग के बाद यदि रे वर्ण का योग हो तो प्रथम रे का लोप हो जाता है और दीर्घ उ परिवर्तित रूप हो जाएगा, या मैं कहूं कि छोटा ऊ दीर्घ ऊ में बदल जाता है, लघु ऊ के स्थान पर दीर्घादेश हो जाता है।
इसके बाद जो अगली चर्चा हमने की, इसके बाद जो अगली चर्चा की थी क्या, नकार नय बनाना, अर्थात दंत्य नकार का मूर्धन्य नकार बनाना। उसके लिए मैंने आपको बताया कि न से पहले बचे हुए शब्द में कहीं भी री, रे और से, इन तीन में से एक भी वर्ण यदि मिल जाता है तो न के स्थान पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, न लिखा जाता है। फिर इसके बाद में हमने एक न लोप का नियम भी पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, न लोप का नियम भी पढ़ा है। क्या, कि यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर रहित न हो और उसके बाद किसी शब्द का संयोग होता है, और उसके बाद किसी शब्द का संयोग होता है, तो स्वर रहित न का क्या कर दिया जाता है मित्रों, लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसका लोप कर दिया जाता है। उसके बाद हमने जाने किससे संबंधित नियम, एहन की संधि से संबंधित केवल दो नियम। क्या क्या, कि एहन के बाद यदि रैवर्ण का योग होगा तो एहन के स्थान पर अहो बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, अहो बन जाता है। और यदि एहन के बाद रे के अलावा कोई वर्ण आता है तो एहन के स्थान पर क्या बन जाता है दोस्तों, एहर बन जाता है। क्या बन जाता है, एहर बन जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद अब मैं कहता हूं कि व्यंजन संधि को हम थोड़ी देर के लिए समाप्त करते हैं।